सही है भाई। अब आज हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है डिसीजन थ्योरी। सारी चीज़ें काइंडली अपने पास लिखना ज़रूर। आज जो हमें चीज़ें डिस्कस करनी है वो है डिसीजन थ्योरी। अच्छा, डिसीजन थ्योरी में दो एरिया हैं। डिसीजन थ्योरी में आपके पास नंबर 1 एक एरिया जो है वो है आपका एस्टिमेशन। आपका एक एरिया जो है ना वो है आपका एस्टिमेशन का एरिया। ठीक है, डिसीजन थ्योरी में पहला जो एरिया है वो आपका एस्टिमेशन, और दूसरा जो आपका एरिया है वो है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पीआरसी में दोनों एरिया रेलेवेंट है। पीआरसी में एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोनों एरियाज जो है वो आपको पढ़ने हैं। कैफ की जब हम बात करते हैं तो एस्टिमेशन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली वो उसमें भी इंक्लूडेड है, लेकिन हाइपोथेसिस उसमें ज़रूर है। तो पहले हम लोग एस्टिमेशन देख लेते हैं। एस्टिमेशन हम लोगों ने एस्टिमेशन की पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का भी अंदाज़ा निकालना, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने वो कार वाली एक एग्जाम्पल ली थी कि अगर मैं अपनी कार में जो है वो पेट्रोल डलवाता हूँ ये मालूम करने के लिए कि मेरी गाड़ी जो है वो ऑन एन एवरेज मुझे कितनी माइलेज देती है, इसका अंदाज़ा ढूंढने के लिए तो मैं 2-4 बार 1-1 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा और उसकी माइलेज में रिकॉर्ड करूंगा कि उसने 1 लीटर में कितनी गाड़ी चली, और मैं उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लूँगा कि भाई मेरी गाड़ी की क्या माइलेज है, एस्टिमेट कर लूँगा। अब जब हमने इस तरह के एस्टिमेशन की बात करी थी तो हमने ये बात करी थी कि 2 तरह के एस्टिमेट्स हो सकते हैं। एक एस्टिमेट कहलाता है आपका पॉइंट एस्टिमेट। एक एस्टिमेट आपका कहलाता है, काइंडली ये सारी चीज़ें इसी तरह से लिखते जाओ। एक चीज़ कहलाती है आपकी पॉइंट एस्टिमेट, और साथ साथ लिखते जाओ ताकि मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो कुछ चीज़ मिस ना हुई हो। पॉइंट एस्टिमेट एक चीज़ थी आपकी इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट एक अलग बात है, इंटरवल एस्टिमेट एक अलग बात है। जब हम पॉइंट एस्टिमेट की बात करते हैं ना तो हम एक सिंगल वैल्यू देते हैं। जब हम पॉइंट एस्टिमेट की बात करते हैं तो हम एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट देते हैं। जब हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करते हैं तो हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज बता रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज बताते हैं। ठीक है, तो इंटरवल और पॉइंट एस्टिमेट इन दोनों में ये डिफरेंस है। रिकॉर्डिंग चाहिए ना, लो अगर साथ ही ले लो 3 बजे दोनों क्लासेस की। देखो पीछे है इसके पोर्ट। अच्छा, तो हमारे पास 2 एस्टिमेट्स हैं। एक है हमारा पॉइंट एस्टिमेट जिसमें हम एक सिंगल वैल्यू देंगे, और एक है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। जब हम बात करते हैं अपने पॉइंट एस्टिमेट की तो उसमें ऐसा था कि हम एक सिंगल वैल्यू बताते थे कि फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी जो है वो ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर चलती है पर लीटर, एक सिंगल वैल्यू बताता था। जब मैं इंटरवल एस्टिमेट की बात करता हूँ तो उसमें मैं इस तरह से एस्टिमेट देता था कि मेरी गाड़ी जो है वो 12 किलोमीटर फी लीटर और 17 किलोमीटर फी लीटर के बीच चलती है। अब इसमें एक में हम एक सिंगल वैल्यू बता रहे होते थे और एक में हम एक इंटरवल बता रहे होते थे। ठीक है, ये एस्टिमेट निकालने के लिए आपको जो है वो सैंपल की मदद लेनी होती है, और ऐसी तीन डेफिनेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। और हम सैंपल से जो एस्टिमेट निकालते हैं, अगर आप लोग अपने हामिद हकीम में पेज नंबर 302 पर आओगे, हामिद हकीम की बुक अगर है उसमें पेज नंबर 302 निकाल लो, अदरवाइज मैं वहाँ से रीड भी कर रहा हूँ। टॉप पर एक हेडिंग है एस्टिमेशन की, और उसमें लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट टेकिंग अ सेंसस फ्रॉम सैंपल इंफॉर्मेशन। यानी कि उसने ये बताया हुआ है कि एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या है। एस्टिमेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, थ्योरी में आ सकती है। उससे बोला एस्टिमेशन क्या होता है, उससे बोला एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में आप क्या करते हो,
उस प्रोसेस में आप जो है वो पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर की, द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पैरामीटर का मतलब होता है पॉपुलेशन की मीन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन का वेरिएंस। तो एस्टिमेशन उसने बोला कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर की वैल्यू जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं विदाउट टेकिंग अ सेंसस। सेंसस भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सेंसस का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें हों अंडर कंसिडरेशन सबको हमने अकाउंट फॉर किया हो। तो एस्टिमेशन में हमें सेंसस नहीं करना। सेंसस किए बगैर यानी कि पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स को चेक करे बगैर अगर हम पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो उसको हम जो है वो एस्टिमेशन का प्रोसेस कहेंगे। और ये अंदाज़ा हम लगाएंगे कैसे? सैंपल की बुनियाद पर या सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, सैंपल की वैल्यूज़ को, सैंपल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। फिर 3 अलग अलग डेफिनेशंस और भी हैं। एक को हम कहते हैं, एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि एस्टीमेट किसको कहते हैं। एक चीज़ है एस्टिमेट किसको कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है एस्टिमेटर किसको कहते हैं, एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेटर क्या है और एस्टिमेशन क्या है। 3 चीज़ें हैं, एस्टिमेट, एस्टिमेटर और एस्टिमेशन। 3 चीज़ें हैं, एस्टिमेट, एस्टिमेटर और एस्टिमेशन। इन तीनों में डिफरेंस है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं पॉइंट एस्टिमेट की बात करता हूँ। मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी जो है ना उसकी जो पेट्रोल पर एवरेज है ना वो कितनी है, पेट्रोल की जो एवरेज है ना वो कितनी है, यानी कि ऑन एन एवरेज वो कितने किलोमीटर फी लीटर चल रही है या चलती है। अब जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे ना तो उसका तो मतलब ये हो गया कि जिस दिन गाड़ी बनी थी, लेट्स से एक गाड़ी 1990 में बनी थी और जो दिन उसका आखिरी दिन होगा, लेट्स से उसका आखिरी दिन 2030 होगा। अगर मुझे जो है वो सेंसस करना है या ट्रू इसकी सही वाली एवरेज ढूंढनी है कि ये गाड़ी जो थी मेरे पास जो 1990 में बनी थी जो 2030 तक रहेगी, या 2030 अगर गुजर गया तो 2030 तक रही थी, तो इस 40 साल में उसने क्या एवरेज दी। तो इसके लिए तो हमें हकीकतन क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि गाड़ी ने अपनी पूरी 40 साल की ज़िंदगी में कितना ट्रैवल किया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर और उसमें कितना पेट्रोल डलवाया गया। और आपको टोटल ट्रैवल का जो डिस्टेंस है उसको टोटल पेट्रोल की कंजम्पशन से डिवाइड कर ही एवरेज मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है हमें जब एवरेज ढूंढना होता है तो वो ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट या कार ढूंढना होता है ताकि हम ये देख सके कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम इस मीन का अंदाज़ा निकालते हैं। एक्चुअल मीन तो नहीं आएगी लेकिन अंदाज़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2-3-4 बार पेट्रोल डलवाएंगे और हम क्या करेंगे, हम उसका एक्स बार नोट करेंगे, उसका एवरेज नोट करेंगे। मिसाल के तौर पर पूरी ज़िंदगी में तो लाख लीटर पेट्रोल डलेगा इस गाड़ी में। मुझे ये अंदाज़ा करना था कि भाई इस गाड़ी की एवरेज कैसी है, तो मैंने एक बार पेट्रोल डलवाया और एक बार जब मैंने पेट्रोल डलवाया ना तो मुझे एक्स बार यानी कि एक बार जो पेट्रोल डलवाया जो कि लाख में से एक है तो इसीलिए सैंपल है, उसका जो एवरेज आ रहा था ना वो 15 किलोमीटर फी लीटर आ रहा था। तो मैंने ये कह दिया कि यार मैंने आज सुबह 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसमें गाड़ी ने 15 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज दी है, लिहाजा मेरा ये अंदाज़ा है कि इस गाड़ी में कभी भी 1 लीटर पेट्रोल डलवाया जाएगा तो वो तकरीबन 15 किलोमीटर फी लीटर ही चलेगी गाड़ी। ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया है, मैंने पॉपुलेशन के पैरामीटर, ये मीन क्या होता है, पॉपुलेशन का पैरामीटर कहलाता है। मीन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन का पैरामीटर। मैंने पॉपुलेशन के पैरामीटर का अंदाज़ा निकालने की कोशिश करी है और वो कोशिश कैसे करी है, एक बार गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर ये चेक किया है कि एक बार पेट्रोल 1 लीटर डलवा कर उसका एवरेज क्या बना। और जो उसका एवरेज बना मैंने ये एज्यूम कर लिया, सोच लिया, समझ लिया कि यार तकरीबन अगर इस बार 1 लीटर पेट्रोल डलवा कर ये एवरेज आया तो हर बार यही एवरेज आएगा। इस एवरेज को निकालने के लिए ये जो पूरा मैंने प्रोसेस किया ना,
ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया कि जिसमें मैंने सैंपल का एक स्टैटिस्टिक यानी कि एक्स बार की बुनियाद पर पॉपुलेशन के एक पैरामीटर मीन का अंदाज़ा निकाला, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्टिमेशन का प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब एस्टिमेट क्या होता है? देखो ये जो 15 आ रहा है ना, 15, ये एस्टिमेट है। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो मेरी 15 है, तो इसका मतलब मेरा जो एस्टिमेट है वो 15 है। ठीक है, मेरा जो एस्टिमेट है ना वो 15 है, ये बात याद रखना। एस्टिमेशन पूरा प्रोसेस, एस्टिमेट क्या है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैंने यूज करी पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू जो मैं समझता हूं होगी उसके बराबर, उसको यूज किया। और एस्टिमेटर क्या है? एस्टिमेटर वो सैंपल स्टैटिस्टिक है जिसका इस्तेमाल किया गया, सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी कि यहां पर एक्स बार जो है ना वो एस्टिमेटर कहलाएगा। एक्स बार जो है ना वो एस्टिमेटर कहलाएगा। एक्स बार जो है ना वो एस्टिमेटर कहलाएगा। समझ रहे हो? और सैंपल का स्टैटिस्टिक क्या होता है? सैंपल का एक्स बार, सैंपल का मीन, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल की जितनी भी चीज़ें होती थी उसको हम जो है वो स्टैटिस्टिक कह लेते थे। पॉपुलेशन की जितनी भी चीज़ें होती थी उसको हम पैरामीटर कहते थे। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस तरह से एस्टिमेट निकालेंगे तो हमने यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट निकाला है। अब आपके पास सवाल में आपको इंटरवल एस्टिमेट निकालने को भी आएगा और पॉइंट एस्टिमेट निकालने को भी आ रहा होगा। इंटरवल एस्टिमेट भी निकालना होगा और पॉइंट एस्टिमेट भी निकालना होगा। इंटरवल और पॉइंट एस्टिमेट वाले जितने भी सवाल होंगे, अगर कोई सवाल लेट से इंटरवल एस्टिमेट का आता है ना, तो इंटरवल एस्टिमेट पे आपके पास दो तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। एक तो जेड टेबल, इंटरवल एस्टिमेट में एक तो जेड टेबल का इस्तेमाल होगा और दूसरा इस्तेमाल जो होगा ना वो टी टेबल का होगा। टी टेबल आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा ए लेवल्स में भी या पिछले कभी भी। ठीक है ना। अब आपने एक, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, वो याद रखना है, फिर हम क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट एक मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आप सवाल में देखना कि आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है या नहीं। देखो ये निशान जो होता है इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। और सिग्मा क्या बताता है? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल की नहीं, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद होगी, अगर आपका आंसर आता है यस, अगर आपके पास सवाल में पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है, आपका आंसर आता है यस, अगर आपके पास सवाल में पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद होगी तो आप यूज करोगे जेड टेबल। सही है। अगर आपके पास सवाल में पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद नहीं होगी तो फिर आप उस सवाल में देखोगे कि आपका सैंपल साइज कितना है। अगर आपका सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है,
अगर आपका सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है, इसका आंसर अगर यस आ रहा है तो भी आप z यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसका आंसर भी नो में आ रहा हो, उस केस में आप टी टेबल यूज करोगे, प्रोवाइडेड के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज नॉर्मल, प्रोवाइडेड के डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। प्रोवाइडेड के डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इंटरवल एस्टिमेट के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, 3 केस बन गए ना। केस नंबर 1 कौन सा है? जब हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम हो और z यूज करना हो। केस नंबर 2, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 30 या 30 से ज्यादा हो। केस नंबर 3, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन भी मालूम नहीं है और जो सैंपल का साइज है वो भी 30 से कम है, तो फिर हम टी यूज करेंगे। तो 3 बातें हो गई। पहली वाले केस में जब आप z यूज करोगे और आप इंटरवल एस्टिमेट मालूम करोगे, तो आपका फॉर्मूला होगा x बार माइनस z अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस z अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n। पहले वाले केस में जब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम होगी, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, x बार माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस जेड अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ n। दूसरा वाला जो केस होगा, उस दूसरे वाले केस में आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम नहीं होगी, लेकिन सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा होगा। उस केस में आपका फॉर्मूला यूज होगा x बार प्लस z अल्फा अपॉन 2 इंटू s ओवर अंडर रूट ऑफ n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस, सॉरी पीछे माइनस है यहाँ पर, एक मिनट, ये माइनस है, हाँ, x बार माइनस z अल्फा अपॉन 2 इंटू s ओवर अंडर रूट ऑफ n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस z अल्फा अपॉन 2 इंटू s ओवर अंडर रूट ऑफ n। इन दोनों फॉर्मूले में फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन थी, उसकी जगह आपने सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को इस्तेमाल कर लिया। दोनों फॉर्मूलों में सिर्फ फर्क इतना है कि जहां पर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन थी, वहां पर आपने सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज कर लिया, ठीक है। देखो, जब सैंपल साइज लार्ज होता है ना, और स्टैट्स में सैंपल साइज लार्ज होने का मतलब यह है कि अगर वो 30 या 30 से ज्यादा होता है, अगर सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा होता है तो स्टैट्स में हम कहते हैं सैंपल साइज लार्ज है। अगर सैंपल साइज लार्ज होता है ना, तो जो आपके सैंपल का स्टैटिस्टिक होता है ना, वो पॉपुलेशन के पेरीमीटर के जनरली करीब करीब होता है। यानी कि अगर लेट से पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है, तो उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन वगैरह जो होगी वो 4.9, 4.8, 5.01 उसके करीब होगी। तो हमने करा क्या है, हमने किस चीज को किससे रिप्लेस किया है? हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन को किससे रिप्लेस किया है? स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ सैंपल से रिप्लेस किया है, सिग्मा को हमने एस से रिप्लेस किया है, इस सोच के साथ कि यार क्योंकि सैंपल साइज लार्ज है ना, तो इसकी वैल्यू करीब करीब उतनी ही होगी जितनी स्टैंडर्ड डिवीएशन की है, ठीक है। लेकिन अगर पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस मीट नहीं होती हैं, अगर पहली कंडीशन भी मीट नहीं होती है और दूसरी कंडीशन भी मीट नहीं होती है, तो फिर आप यूज करोगे टी टेबल और उसका फॉर्मूला होगा x बार माइनस टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय s ओवर अंडर रूट ऑफ n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा n माइनस 1 इंटू एस ओवर अंडर रूट ऑफ n। अब ये फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, किस तरह से यूज करने हैं, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है आज। अब देखो, ये जो तीसरा फॉर्मूला है, इसमें जो नई चीज आई है ना, वो ये है कि एक तो टी आ गया,
यानी कि z वाला टेबल यूज नहीं होगा, कोई और टेबल होगा जिसका इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसको हम टी टेबल कहेंगे। दूसरी चीज, हर जगह पर अल्फा अपॉन 2 आ रहा था, लेकिन टी के साथ n-1 भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक नजर आगे बढ़ने से पहले या एस्टिमेशन के सवाल पर जाने से पहले या किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इसको देखने से पहले ये देख लेते हैं कि n-1 क्या है। n-1 क्या है? देखो मैथ्स में बहुत सारी जगह पर आपको आगे भी अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से वास्ता पड़ेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मुख्तलिफ तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया जाता है डिपेंडिंग के सिनेरियो क्या है। एक तरीका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का है n-1। तो पहली बात यह कि ये जो आपके पास तीसरे फॉर्मूले में n-1 लिखा हुआ आ रहा है ना, दिस इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n-1 जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है? देखो मैथ्स में बहुत सारी बार आपके पास जो है ना, वो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर ट्रायंगल है, अगर आप जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, अगर आप जो है वो एंगल्स बना रहे हो, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। यानी कि मैथ्स आपको n-1 इजाजत देता है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे पास अगर तीन चीजें हैं, एक चीज है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। मैं तुम्हें ये बोल दूं कि ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, क्या तुम तीनों नंबर्स x y और z तीनों की वैल्यूज खुद डिसाइड कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि x को 15 रखो, y को 13 रखो, z को 12 रखो। तुम दो चीजें खुद डिसाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे तुमने बोला सर x की जगह आप जो है ना वो 6 डाल दें, y की जगह सर आप 3 डाल दें, तो अब z कितना होगा? अगर आपके पास टोटल 15 बनना है, x की जगह आपने 6 डाल दिया, y की जगह आपने 3 डाल दिया, z की जगह क्या आएगा? 6 आएगा। क्या 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। भाई आपने दो वैल्यूज अगर खुद डिसाइड करी हैं तो तीसरी एज अ बैलेंसिंग फिगर खुद ही आ जाएगी। यानी कि आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 था। अगर आपके पास तीन अननोन थे और आपने दो की वैल्यूज खुद लिख ली, तो एक की वैल्यू तो एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था? n-1। तीन चीजें अननोन थी, 3-1 2 आप अपनी दो कोई भी चीजें अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते थे। या दूसरी इसको यूं समझ लो कि लेट से तुम्हें एक ट्राइंगल बनाना है, तुमने एक साइड बनाई 2 सेंटीमीटर्स, दूसरी साइड भी अपनी मर्जी से बना दी 5 सेंटीमीटर। अब क्या तीसरी वाली साइड की क्या लेंथ होगी ये मैं डिसाइड करूंगा? नहीं, ये तो अगर ट्राइंगल बनाना है तो इसको इससे मिलाना ही है, और इसकी जो भी लेंथ आ रही होगी 7, 6, 2 जो भी आ रही होगी वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो दो साइड्स मैंने खुद डिसाइड करी, एक साइड एज अ बैलेंसिंग फिगर आई, टोटल साइड्स कितनी थी? 3। मैं कितनी खुद डिसाइड कर सकता हूं? 2। तीसरी तो पहले सिरे को आखिरी सिरे से खुद ही मिलाना है ना। या इसी तरह से तुम कह लो कि कोई भी एक शेप है, रेक्टेंगल, कोई भी एंगल है, लेट्स से ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है। पहला एंगल मैंने बना दिया 60 डिग्रीज का, दूसरा एंगल मैंने लेट से बना दिया 100 डिग्रीज का। ठीक है, अब तीसरा वाला एंगल जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली कितना होगा? 20 डिग्रीज ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ट्राइंगल बनाऊं जिसमें एक एंगल 100, दूसरा 60 और तीसरा एंगल 30 डिग्रीज हो। यानी कि अगेन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या थे? 3 एंगल्स बनाने थे, मैं दो अपनी मर्जी से n-1 यानी कि दो एंगल्स अपनी मर्जी से बना सकता हूं। तो इसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इसका काम यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, किस तरह से आएगा वो हम देख लेंगे, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होगा और फिर आगे काई स्क्वायर में भी इस्तेमाल होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ डिसीजन थ्योरी कर रहे हैं, काई स्क्वायर नहीं कर रहे, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा और जनरली वो n-1 होगा, यानी कि आपका सैंपल साइज -1 से आएगा। सही है। अब मैं कुछ डेटा लिखता हूं जिसमें इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है,
मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि लेट से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो जो है ना उसकी उसकी पैकिंग जो होती है ना, यानी कि उसका जो बॉक्स होता है वो बॉक्सेस में मिलता है। समझ लो कोई फ्रूट है, ठीक है ना, फ्रूट का एक पूरा बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स जो है ना वो तकरीबन तकरीबन 15-20-25 किलो होता है, ठीक है। या मेरे पास फ्रूट के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, पेटियां पड़ी हुई हैं, आम की पेटी पड़ी हुई है, कोई फ्रूट का बॉक्स पड़ा हुआ है। मुझे ये देखना है कि भाई ऑन एन एवरेज ये जो भी फ्रूट्स पड़े हुए हैं मेरे सामने, एक बॉक्स में जो फ्रूट्स होते हैं उसका क्या वेट होता है, ठीक है ना, अंदाजा निकालना है इस बात का, ठीक है। अब मेरे सामने जो है ना वो बहुत सारे इस तरह के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, प्रोबेबली आपके पास जो है ना वो 10,000 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। लेट से तुम यूं कह लो कि तुम जो है ना वो एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा बल्क बैच या लॉट परचेज कर रहे हो, 10,000 आम की पेटियां किसी गांव से परचेज कर रहे हो, वो आकर शहर में बेचोगे, वो खरीदने तुम गए। तुम जब खरीदने गए तो तुम्हारे सामने 10,000 पेटियां जो है वो पड़ी हुई थी, उसमें आम भरे हुए थे और क्वालिटी वगैरह सही है, तुमने रैंडमली चेक कर ली थी। अब तुम्हें ये देखना है कि क्वांटिटी सही है या नहीं। सामने वाले बोलेगा भाई एक पेटी में 25 किलो आम है, तो ऐसे ही थोड़ी उसकी बात मान के खरीद लोगे। तुम ये भी वजन करोगे ना, कुछ कुछ पेटियां रैंडमली वजन करोगे, ठीक है ना। तो तुम सैंपल उठाओगे, तो लेट से 10,000 पेटियां थी या 10,000 जो है वो फ्रूट के बॉक्सेस थे, स्ट्रॉबेरी के, आम के, कुछ भी, वो तुम परचेज करने जा रहे थे। तो इसको हमने कैपिटल एन से डिनोट किया। कैपिटल एन से क्यों डिनोट किया? क्योंकि पॉपुलेशन है। टोटल 10,000 पेटियां थी, टोटल 10,000 चीजें थी। अब जाहिर सी बात है मैं 10,000 की 10,000 का वजन तो नहीं कर सकता, एक एक कर वजन करूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वेट मालूम करने के लिए मैं सैंपल पिक करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इन 10,000 में से 25 पेटियों का सैंपल पिक किया, ठीक है। मैंने सोचा 25 पेटियां उठाते हैं, उसका वजन देख लेते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना बन रहा है। जितना ऑन एन एवरेज उनका वजन बन रहा होगा, लगभग 10,000 पेटियों का भी वही वजन होगा। और मैं रैंडमली पिक करूंगा, ऐसा भी नहीं करूंगा उसको बता दूं हाँ भाई आगे वाली 25 दे दो, तो वो तो आगे वाली 25 को ज्यादा बढ़ा कर रखता ना, ठीक है ना। मैं रैंडमली पिक कर लूंगा 10,000 में से कोई भी 25, उनका जो एवरेज वजन बन रहा होगा उससे मैं इस बात का कंक्लूजन निकालूंगा कि 10,000 पेटियों का वजन कितना है। यानी कि मैं एक्स बार के जरिए एक्स बार की वैल्यू निकालूंगा और मैं उस एक्स बार की वैल्यू से म्यू की प्रिडिक्शन करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू की क्या होगी, यानी कि पॉपुलेशन का एवरेज क्या होगा उसका अंदाजा निकालूंगा। सैंपल के स्टैटिस्टिक को यूज करके पॉपुलेशन के पेरीमीटर मीन का अंदाजा निकालूंगा। तो मैंने जो है ना वो 25 चीजें सेलेक्ट करी, ठीक है ना। अच्छा, ये बात मुझे पता थी कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ये बात मुझे पता थी। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का क्या मतलब है कि लेट से अगर उस पर लिखा हुआ है कि भाई 25 केजी की पेटी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 25 ही होगी सारी। हाँ, 25 के इर्द गिर्द होंगी, कुछ होंगी जो 25 से कम होंगी, कुछ होंगी जो 25 से ज्यादा होंगी। अमूमन 24 25 26, 24 25 26, 24 25 26 में होगी। कोई एक आधी 20 21 की होगी, कोई एक आधी 27 28 की होगी। ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था। इसके साथ साथ हमारा पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड डेटा अलग था, वो नहीं है। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। उससे पहले ही बता दिया, उससे बोले भाई जब हम आम के पीस रखते हैं तो ऐसा थोड़ी है काट के रख दें। तो ऐसा हो सकता है कि 25 25.5 भी हो सकता है और 25 जो है वो 24.7 भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर मुझे ये पता था कि इस पॉपुलेशन की, ये जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है ना, इसका मुझे वेरिएंस दिया हुआ था और वेरिएंस दिया हुआ था 64 का, सही है। और मैंने जब ये 25 चीजों का सैंपल उठाया ना, मैंने जब इन 25 चीजों का सैंपल उठाया, 25 पेटियों का वजन करा, यानी कि समीशन ऑफ एक्स इनका कैलकुलेट किया, इनकी पेटियों का, और उसको छोटे वाले एंड से सैंपल की साइज से डिवाइड किया और एक एवरेज कैलकुलेट किया, ठीक है ना। या मैंने 25 जो चीज़ों का सैंपल उठाया था उसका जो एक्स बार आ रहा था ना वो 21.2 आ रहा था, ठीक है ना। और सवाल में मुझे एक अल्फा दिया हुआ था जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया है ना, अल्फा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, वो दिया हुआ था 5%, ठीक है।
अब एक चीज यहां पर ये भी नोट कर लो कि अगर किसी सवाल में अल्फा नहीं दिया होगा तो एज्यूम्ड है कि वो 5% होगा। अगर आपका कोई पेपर में सवाल आए जिसमें आपको अल्फा नहीं दिया हुआ हो, अगर आपके पास पेपर में कोई सवाल आए जिसमें अल्फा नहीं दिया हुआ हो तो अल्फा 5% ही होगा। अगर लिखा हुआ नहीं है तो 5% है, अगर लिखा हुआ नहीं है तो 5% है, 5% एज्यूम करोगे। अल्फा 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? 95%। कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फा इन दोनों का हमेशा सम जो है ना वो 100% या 1 बनता है। ठीक है। अब एक चीज कहलाती है आपकी पॉइंट एस्टिमेट, एक चीज कहलाती है आपकी पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? सिंगल वैल्यू। ठीक है। पॉपुलेशन के पैरामीटर, पॉपुलेशन के पैरामीटर म्यू का पॉइंट एस्टिमेट, पॉपुलेशन के पैरामीटर म्यू का पॉइंट एस्टिमेट सैंपल का स्टैटिस्टिक, सैंपल का स्टैटिस्टिक x बार होता है। पॉपुलेशन के पैरामीटर म्यू का पॉइंट एस्टिमेट सैंपल का स्टैटिस्टिक x बार होता है। यानी कि अगर आपने x बार कैलकुलेट किया, x बार का मतलब क्या है कि जो आपने सैंपल उठाया उसका एवरेज वेट कैलकुलेट किया और वो लेट से यहां पर 21.2 आया। आपने 25 पेटियां पिक करी, 25 पेटियां पिक कर उनका एवरेज वजन कैलकुलेट किया, वो 21.2 आया। तो आप ये कह दो कि यार क्योंकि मैंने 25 पेटियां रैंडमली पिक करी थी और उसका एक एवरेज आया वो 21.2 आया, लिहाजा ये जो 10,000 पेटियां हैं इसका भी एवरेज 21.2 होगा। ये आपने पॉइंट एस्टिमेट निकाला है, एक सिंगल वैल्यू निकाली है। ठीक है। तो पॉपुलेशन के पैरामीटर म्यू का पॉइंट एस्टिमेट जो है वो सैंपल का स्टैटिस्टिक x बार होता है। यानी कि इस केस में यहां पर मेरा जो कंक्लूजन आएगा वो ये होगा कि मेरे पास जो म्यू का जो पॉइंट एस्टिमेट होगा वो कितना होगा? 21.2। ठीक है, 21.2 होगा, सेम वैल्यू होगी अगर पॉइंट एस्टिमेट की बात करेंगे। लेकिन अगर कोई सवाल बोलता है कि भाई इंटरवल एस्टिमेट निकालो, यानी कि रेंज निकालो, एक वैल्यू नहीं बताओ, जिस तरह से वो जो हमने शुरू में एग्जाम्पल करी थी कि भाई मेरा दोस्त बोले तुम्हारी गाड़ी क्या एवरेज देती है, तो एक तरीका तो ये मैं बोलूँ यार तकरीबन 15 किलोमीटर फी लीटर चलती है, और कोई और पूछे तो मैं यूँ भी बोल सकता हूँ यार 13 से लेकर 17 किलोमीटर फी लीटर चलती है। तो अगर कोई इंटरवल एस्टिमेट पूछेगा ना तो इंटरवल एस्टिमेट के लिए जो ऊपर वाले फॉर्मूले थे वो यूज करने पड़ेंगे। अब इंटरवल एस्टिमेट निकालने के लिए मुझे बताओ फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा, 2 यूज होगा या 3 यूज होगा? सैंपल साइज जो है ना वो 30 से कम है। हाँ, सैंपल साइज 30 से कम है, सैंपल साइज 30 से कम है ना, तो क्या यूज होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? तुम बताओ तीसरा, तुम बताओ पहला, तुम बताओ पहला, तुम बताओ सेकंड, तुम बताओ सेकंड, थर्ड कौन बोल रहा है? हाँ, क्यों थर्ड? क्यों? n लेस देन 30 है तो ये कहता है थर्ड यूज होना चाहिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये होता है हमेशा कि क्या मुझे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है या नहीं। अब देखो यहाँ पर पॉपुलेशन की वेरिएंस मालूम है, वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन 64 अंडर रूट में डालो तो 8। तो भाई अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम हो गई, पता है, तो आपने आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आपका पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर यस बन गया तो फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है। अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मालूम होती तो आप सवाल नंबर 2 पर जाते। अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मालूम होती तो आप सवाल नंबर 2 पर जाते। सवाल नंबर 2 क्या था कि क्या सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है या नहीं,
और उसका आंसर इस सवाल में अगर लेट से पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होती तो क्या आता, उसका आंसर भी नो आता और फिर तुम टी पर जाते। लेकिन यहां पर तो तुमने पहले ही सवाल देखना है, देखो सीक्वेंस में सवाल देखना है, फ्लो चार्ट क्यों बनाया, आपने पहला सवाल देखा पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, हाँ पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मालूम है तो आप जेड यूज करोगे, आप आगे सैंपल साइज को चेक करोगे ही नहीं। सैंपल साइज तो तब चेक करते हैं जब पहले वाली बात का आंसर, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर नो आए। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एक्स बार माइनस जेड एल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जेड एल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। अब यहां पर आपके पास एक्स बार आपको मालूम है, एक्स बार कितना है 21.2, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मालूम है 8, अच्छा आपको सैंपल साइज मालूम है 25, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25। अच्छा उसके बाद फिर इस साइड पर भी आपको 21.2 मालूम है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 8 मालूम है और आपको जो सैंपल साइज है वो 25 मालूम है। जेड एल्फा अपॉन 2 कैसे निकलेगा सर, जेड एल्फा अपॉन 2 आपका जो जेड का टेबल हम यूज करते हुए आ रहे हैं उससे निकलेगा, सेंटर में जेड 0 होता है, एल्फा अपॉन 2 का मतलब है कि जेड के आप दो हिस्से करोगे, अगर आपका एल्फा 5% है तो एल्फा अपॉन 2 कितना बना 2.5%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 2.5% इधर मार्क कर दो, ये 2.5%, और आप 2.5% इधर मार्क कर दो, ये भी 2.5%, और सेंटर वाला एरिया फिर कितना हो गया 95% हो गया। अच्छा 95% के भी दो हिस्से कर दो, ये 0.475 होगा और ये भी 0.475 होगा, ठीक है ना। 47.5% और 2.5% एक जगह पर, 47.5% 2.5% दूसरी जगह पर। वापस से बता देता हूं, देखो अगर आपका एल्फा 5% था, तो एल्फा अपॉन 2 2.5% आएगा। एल्फा अपॉन 2 को आपने एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर रखना है, तो 2.5% उल्टे हाथ पर और 2.5% सीधे हाथ पर, इसका मतलब बीच का टोटल एरिया 95% है। और क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप चल रहा होता है सारा मॉडल या जेड या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने जो है वो 95.95 के भी दो हिस्से करे, आपने बोला कि भाई ये वाला शेडेड एरिया जो है ये 0.475 है और इसी तरह से ये वाला जो शेडेड एरिया है ये भी 0.475 है, ऐसा ही है ना। अब हम जो टेबल यूज कर रहे हैं पेज नंबर 394 वाला, जिस पर हमारे पास Z का जो टेबल है, देखो Z के मुख्तलिफ टेबल हैं लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल यूज कर रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं पेज नंबर 394 वाला, जिसके टॉप पर कुछ ऐसी डायग्राम दी हुई होती है जिसमें तुम्हारा शेडेड एरिया जो होता है ना, वो जहां पर Z0 है उससे सिर्फ सीधे हाथ वाला होता है। तो इसमें तुम 0.475 का एरिया ढूंढो, अगर तुम 0.475 का एरिया ढूंढोगे, देखो 0.475 Z की वैल्यू नहीं है, 0.475 एरिया है, तो अगर तुम 0.475 देखोगे तो तुम्हें Z की वैल्यू मिलेगी 1.96, यहां से 1.9 आ रहा है और यहां से 0.06 आ रहा है। तो अब मैं 1.96 वैल्यू डालता हूं, 1.96 और 1.96, और इसके हिसाब से अब अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को कैलकुलेट करो, अंडर रूट ऑफ 25 5 बनेगा ना, 8/5 इंटू 1.96 21.2 में से माइनस होगा तो 18.06 लेस देन म्यू लेस देन दूसरी साइड पर क्या होगा 1.9 24.33, ठीक है। अब ये देखो ये एक इंटरवल आया है, ये एक इंटरवल आया है और इस इंटरवल का मतलब ये है कि भाई देखो कुछ ऐसी फ्रूट के बॉक्सेस होंगे जिसका वेट कम होगा, कुछ ऐसे बॉक्सेस होंगे जिसका वेट ज्यादा होगा। जिस तरह से तुम गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार तुम्हारे पास जो गाड़ी का एवरेज आ रहा हो वो एक ही जितना आ रहा हो। 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे कभी गाड़ी 15 किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे कभी गाड़ी 16 किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे कभी गाड़ी 14 किलोमीटर चलेगी। तो इसी तरह से ये एक इंटरवल एस्टिमेट आया है। इंटरवल एस्टिमेट का मतलब ये है कि मैं एक रेंज बता रहा हूं कि जो बॉक्सेस मेरे पास 10,000 बॉक्सेस जो सामने पड़े हुए हैं ना, जो 10,000 बॉक्सेस मेरे सामने पड़े हुए हैं, उन बॉक्सेस का एवरेज वेट 18 से 24
kg के बीच बीच होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो 95% है ना, यहां पर ये जो 95% है ना, ये आपको ये बता रहा है कि आप ये बात 95% कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो इसका मतलब ये कि ये बात आप 95% कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, यानी कि आप 95% चांसेस है कि सही होगे, 5% चांसेस है कि गलत होगे, कि ये जो 10,000 बॉक्सेस आपके सामने पड़े हुए हैं इनका वेट जो है वो 18 और 24 किलो के बीच होगा। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल को जरा दोबारा से रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। लेट से तुम ये कह लो कि तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा कि तुम्हारी गाड़ी जो है ना वो कितने किलोमीटर का एवरेज देती है। तुमने बोला कि यार मेरी गाड़ी जो है ना वो 15 किलोमीटर फी लीटर से लेकर 18 किलोमीटर फी लीटर के बीच का एवरेज देती है। उसने बोला कि तुम कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये कि तुम गलत तो नहीं होगे, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जाता हूं, तुम बोल रहे हो कि 15 से 18 के बीच का एवरेज देती है, मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाकर उसको ट्राई करता हूं, देखता हूं तुम बात सही कह रहे हो या नहीं। उससे बोला मुझे कॉन्फिडेंस से बता सकते हो। मैंने बोला हाँ मैं मजीद कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं, मेरी गाड़ी जो है ना वो 12 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के बीच का एवरेज देगी, जाओ 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ और चला के देख लो। इन दोनों में से कौन सी बात में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा? दूसरी वाली केस में। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, अपनी रेंज ही बढ़ा दी, यानी कि मेरे गलत होने के चांसेस कम हो गए। उससे बोला मुझे 100% कॉन्फिडेंस से बताओ। मैंने बोला हाँ ठीक है तुम गाड़ी लेकर जाओ, मेरी गाड़ी 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर फी लीटर के बीच का एवरेज देती है, 100% कॉन्फिडेंट हूं, डलवा कर देख लो, ठीक है। यानी कि जितनी रेंज बढ़ती जाएगी उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर अगर लेट से यही सवाल होता जो अभी हमने किया, हमने जो सवाल किया ना इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया हुआ था, 95%। लेट से सवाल बोलता कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो 99% होना चाहिए। पहले मैं जो आंसर दे रहा था कि ये जो सामने 10,000 बॉक्सेस पड़े हुए हैं इनका एवरेज वेट जो है वो 18 और 24 किलो के बीच है, ये मैं कितने कॉन्फिडेंस से ये आंसर दे रहा था, 95% सर। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि लेट से सवाल ने बोला कि यार तुम अब अपना जवाब जो दो ना वो 99% कॉन्फिडेंस से दो, तो जब मैं अपना जवाब 99% कॉन्फिडेंस से दूंगा तो ये 18 और 24 वाली रेंज बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अब चेक करते हैं कि कैसे। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 99% है तो अल्फा कितना है, 1% है, तो अल्फा अपॉन 2 कितना होगा, 0.5%, यानी कि 0.05 या 0.05। 1% क्या होता है, 0.01 ना, तो 0.005 है ना, या नहीं? हाँ या नहीं, पक्का ना? अच्छा अब आप अपने पास अगर अपने पास या 0.5% भी लिख देते हैं ना, 0.5%। अगर अपने पास अब डायग्राम बनाओगे ना, सुनो जरा क्या होगा, देखो जरा, देखो जब अल्फा अल्फा अपॉन 2 2.5% आ रहा था, अब अल्फा अपॉन 2 0.05% आ रहा है, यानी कि अल्फा का रीजन कम हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0.05%, और ये वाला हिस्सा कितना है, 0.05%। अब देखो जब सेंटर में z क्या होता है, 0, जितना तुम दूर जाते रहते हो तो क्या होता है, z की वैल्यू इंक्रीज होती है ना यार, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होता है ना। अगर आप चाहे पॉजिटिव साइड की तरफ जाओ चाहे नेगेटिव साइड की तरफ जाओ तो आपकी z की वैल्यू, z का जो नंबर है, z की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज होगा। सेंटर में z 0 होता है, दूर जाते रहोगे तो बढ़ता रहेगा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो होगा क्या कि अगर ये 0.5 है तो फिर ये कितना हुआ, 49.5% हुआ, है ना। जो हम टेबल यूज कर रहे हैं, हम अभी जो टेबल यूज कर रहे हैं उस पर ऐसा डायग्राम बना हुआ है, लिहाजा मैं 0.495 या 49.5% को सर्च करता हूं। अगर मैं 0.495 को सर्च करता हूं, अगेन अपने टेबल पर जाओ और बीच में देखो 0.495 के करीब तरीन z की क्या वैल्यू आ रही है, 0.25,
ठीक है 25 नहीं 2 पॉइंट कितना है 495 है ना, तो 2.57 और 2.58 के दरमियान ना, 2.57 और 58 के दरमियान है ना, तो 2.57 ले लेते हैं, लेट्स से 2.57 ले लेते हैं। z की जो वैल्यूज हैं वो 2.57 और नेगेटिव 2.57 लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिकैलकुलेट करता हूं, अगर मैं इसी सवाल को रिकैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा 21.2 माइनस 2.57 इंटू 8 ओवर अंडर रूट ऑफ 25 लेस देन म्यू लेस देन 21.2 प्लस 2.57 मल्टीप्लाइड बाय 8 ओवर 25। क्या आंसर आएगा बताओ? 16.8 लेस देन म्यू लेस देन 25.6। देखो 99% पर ये जो रेंज है ना, ये रेंज इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, जो आपकी रेंज है ना वो इंक्रीज हो गई, देख रहे हो? अच्छा तो आप अपने पास लिख भी लो। हाँ ये 25.3 है। आप अपने पास ये चीज मेंशन भी कर लो कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा तो आपके पास ये रेंज भी इंक्रीज होगी। ये 16.8 नहीं है, 17.1 है। ठीक है, तो यहां पर आप 99% कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हो कि आपका जो मीन होगा वो 17.1 और 25.3 या उसके बीच होगा। ठीक है, ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये कह रहा हूं कि वो जो 10,000 सामने बॉक्सेस पड़े हुए हैं उसमें जो आम या कोई भी फ्रूट वगैरह होंगे उनका वेट जो है वो 17 और 25 के बीच होगा। सही है ना, बात समझ रहे हो? अच्छा अब अगेन इसी सवाल से मजीद चीजें करते हैं। देखो एक तो चीज हमने ये देख ली कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, सुनो जरा गौर से, अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा 95 से 99 पर गया तो अल्फा पे क्या इंपैक्ट होगा? अल्फा कम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए? 100। अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा तो अल्फा कम हो जाएगा, पहली चीज। अच्छा फिर अल्फा अपॉन 2 को क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। अगर अल्फा कम हो रहा है तो अल्फा अपॉन 2 भी कम होगा। अगर अल्फा अपॉन 2 कम होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो जो बीच वाला एरिया वो एक्सटेंड होगा। बीच वाला एरिया एक्सटेंड होगा तो z की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो आपका z अल्फा अपॉन 2 आपने कैलकुलेट किया था वो इंक्रीज हो जाएगा। ये सब थ्योरी में आएगा। हाँ कि इसको चेंज किया तो क्या चेंज होगा बताओ? a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, नन ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करोगे अल्फा कम होगा, अल्फा अपॉन 2 भी कम होगा, अल्फा अपॉन 2 भी कम होगा, रेंज बीच वाली बढ़ जाएगी, बीच वाली रेंज बढ़ेगी, z अल्फा अपॉन 2 बढ़ेगा। जब z अल्फा अपॉन 2 बढ़ जाएगा तो रेंज पर क्या इंपैक्ट आएगा? रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी। सही है। अच्छा दूसरी चीज देखो, ये जो 18.06 है ना, 95% कॉन्फिडेंस है। मैं ये कह रहा था कि मेरे पास जो 10,000 चीजें पड़ी हुई हैं उनका जो वजन होगा वो 18 और 24 के बीच होगा। ये कहलाती है आपकी लोअर लिमिट ऑफ
इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, और इसी तरह से ये 24.3 क्या कहलाएगा? अपर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, एक एक बात नोट करना, वहां पर कैफ 6 में ये सब आधे घंटे में होता है, जो आज 3 घंटे में पढ़ोगे वहां पर ये आधे घंटे में होता है, टाइम ही नहीं होता। ठीक है, प्रेजेंटेशंस बनी हुई होंगी या जल्दी जल्दी से फर 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 फर, तो तुम्हारे पास अभी लिखा हुआ होगा तो ही फायदा होगा। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट, जो आपने इंटरवल एस्टिमेट निकाला उसकी लोअर लिमिट, और 24.33 क्या है? अपर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट, जो आपने इंटरवल एस्टिमेट निकाला उसकी अपर लिमिट, ऊपर वाली वैल्यू। सही है। अब सर इसका थ्योरी वाला सवाल कैसा आएगा? देखो, एक मैं यहां पर एक बात लिखता हूं, जरा गौर से सुनना, और देखो सारी चीजें कनेक्ट कर कर बराए मेहरबानी चला करो, कोई भी चीज ऐसे याद नहीं करना। जनरली हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक की भी डेरिवेशंस देखी थी, तो सारी चीजें जो है वो कनेक्टेड रखा करो। देखो एक चीज मैं लिखता हूं, द अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट and upper limit of interval estimate is equivalent to point estimate। ठीक है, अगर आप लोअर लिमिट ऑफ एक्स बार और अपर लिमिट ऑफ एक्स बार का अर्थमेटिक मीन लेते हो तो उससे आपके पास जो है ना, उसकी जो पॉपुलेशन का पेरीमीटर मीन होता है उसका पॉइंट एस्टिमेट आ जाता है। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज, है ना? किसका एवरेज लेना है? लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का। इन जनरल फॉर्म लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट का क्या फॉर्मूला है? एक्स बार माइनस जेड एल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। और अपर लिमिट ऑफ इंटरवल का क्या फॉर्मूला है? एक्स बार प्लस जेड एल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। किसी भी चीज का अगर मुझे अर्थमेटिक मीन लेना हो, मीन लेना हो, दो चीजें और उनका अर्थमेटिक मीन लेना है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही लेते हैं ना अर्थमेटिक मीन। 5-15 का मीन क्या होगा? 10। 5 और 15 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। 20-30 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 25। कैसे? 20 और 30 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो इसी तरह से जो मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट है और जो अपर लिमिट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट है, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। और जनरल फॉर्म्स में अगर नंबर नहीं लिखूं तो एक्स बार माइनस जेड एल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन को प्लस किया एक्स बार प्लस जेड एल्फा ओवर 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा ना, तो देखो ये एक्स बार है प्लस यहां पर भी एक्स बार है, एक्स बार ऐड होके कितना होगा? 2 एक्स बार। ये माइनस जेड एल्फा ओवर 2 अंडर रूट ऑफ माइनस जेड एल्फा ओवर 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन है, और ये प्लस का जेड एल्फा ओवर 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन है। तो माइनस और प्लस, अगर माइनस और प्लस 5 हो, माइनस 2 प्लस 2 हो, खत्म हो जाता है ना, खत्म हो गया। और नीचे क्या आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा? एक्स बार। लेकिन सर एक्स बार तो सैंपल का क्या है? स्टैटिस्टिक है ना? और सैंपल का स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन के पेरीमीटर मीन का पॉइंट एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर प्रूफ करो, हमारे पास जो आंसर्स आ रहे थे वो क्या है? 18.06 और 24.33 आ रहे थे। 18.06 प्लस 24.33 दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, क्या एवरेज बनता है?
18.06 और 24.33 को ऐड कर और 2 से डिवाइड करो 21.195 तकरीबन 21.2 वही आ रहा है जिस पे हमने सवाल स्टार्ट किया था। जो हमारा सवाल था उसमें x बार 21.2 था, वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। सही है, वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। इसमें कोई मसला? क्या मसला है? सर हमने तो जो करा कि कैलकुलेशन की मीन सैंपल की मीन के बराबर होती है। यहाँ पर कितना x बार के बराबर होती है? ये सैंपल की मीन है, सैंपल्स की मीन नहीं है, वो म्यू ऑफ x बार होता है। ये तो एक सैंपल उठाया तुमने पेटियां देखी 10,000, उसमें से तुमने 25 पेटियां उठाई और उसका x बार कैलकुलेट किया। वो क्या था, 10,000 में से 25 के जितने सैंपल बनते हैं पहले सबका x बार याद आया? वो कुछ और था, ये कुछ और है। अच्छा, अब अगली चीज देखो, लेट से कितनी आम की पेटियां हैं? 10,000। सही है ना? किसी का वेट 18 होगा, किसी का 19 होगा, किसी का 21 होगा, किसी का 25 होगा। ऐसा ही है ना? सही है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं मैं सेंसस कर रहा हूं, सेंसस, तो उसका क्या मतलब होगा? पूरी पॉपुलेशन के जितने भी मतलब 10,000 चीजों का टोटल वेट लिया, 18 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 30 प्लस जो भी है, और उसको 10,000 से डिवाइड किया और एक एवरेज कैलकुलेट किया। तो आपके पास मीन की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सही है ना? मीन की आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मान लो कि वो आ रही थी 22 kg। सही है, मान लो कि वो आ रही थी 22 kg। अब अगर मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से कितने का सैंपल पिक कर रहा हूं? 25 का। उसका एक्स बार कितना आ रहा है? उसका एक्स बार 21.2 आ रहा था ना, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन 8 थी। ठीक है ना? और हमने अभी जो सवाल पहली बार सॉल्व किया उसमें अल्फा 5% था, कॉन्फिडेंस लेवल 95% था। अच्छा, जेड अल्फा अपॉन 2 कितना आता है? 1.96 है ना? और इस हिसाब से हमने जो रेंज कैलकुलेट की थी वो 18.06 से 24.33। ठीक है। अभी हमने यहां पर ये पढ़ा कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, अल्फा कम होगा, अल्फा कम होगा, अल्फा ओवर 2 कम होगा, अल्फा ओवर 2 कम होगा, तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी, जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेंज की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम ये देखते हैं कि यार अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा दूं, तो क्या इंपैक्ट्स होते हैं? देखो, अभी मैंने 25 पेटियां सेलेक्ट करी, 25 पेटियों का एवरेज रेट 21.2 आ रहा था। उसकी बुनियाद पर मैंने 95% कॉन्फिडेंस से ये कहा कि ये 10,000 पेटियां जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं, इनका वजन 18 और 24 के दरमियान कहीं होगा, है ना? अगर मैं अपना सैंपल साइज बढ़ा दूं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये देखते हैं। देखो, अभी आ रहा था 5 का स्क्वायर 25 ना, तो तुम लेट से 100 कर दो सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज 100 हो तो फॉर्मूले के हिसाब से x बार माइनस 1.96 जेड अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अब अंडर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 बनेगा, लेस देन म्यू लेस देन 21.2 प्लस 1.96 इंटू 8 ओवर अंडर रूट ऑफ 100। बताओ, सॉरी 19.632 लेस देन म्यू लेस देन 22.768। ठीक है, यही आ रहा है। देखो, अब होगा क्या, जब तुम सैंपल साइज इंक्रीज कर दोगे ना तो एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों ने एक टेस्ट दिया, उसका एवरेज मार्क्स 80 थे। मैंने 3 बच्चे पिक कर लिए और उनकी कॉपी चेक करी और उनकी कॉपी चेक कर उनका एवरेज देखा, तो हो सकता है कि वो 60 आए।
हो सकता है वो 80 ही आए, हो सकता है वो 90 आए, गलती भी हो सकती है ना, क्योंकि जो मैंने अगर 25 में से सिर्फ 3 लोगों को सेलेक्ट किया है, वो तीनों गंदे बच्चे निकले, वो तीनों बहुत अच्छे बच्चे निकले, वो तीनों एवरेज बच्चे निकले, तो रिजल्ट चेंज होंगे। हाँ, एक अच्छा, एक गंदा और एक एवरेज निकला तो वो क्लास के हिसाब से बराबर रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं लेट से 25 में से 24 का जो है सैंपल सेलेक्ट कर लूं तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ने का मतलब ये कि जो हकीकतन असली रिजल्ट होना चाहिए था सेंसस के हिसाब से उसके करीब 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 जा रहे होगे। इफेक्टिवली अगर आपकी पॉपुलेशन सैंपल बराबर हो जाए तो आपका इंटरवल एस्टिमेट आएगा ही नहीं, पॉइंट एस्टिमेट ही आएगा। भाई मैंने गाड़ी में 100 बार पेट्रोल डलवा के देखना था 100 बारियों में वो क्या एवरेज देती है, उसमें से मैंने 10 बार का सैंपल निकाला, लेकिन अगर मैं 100 की 100 बारियां ले लूं तो एक्स बार और म्यू तो सेम आ जाएगा, यानी कि वो सारी रेंज ही खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे जैसे तुम सैंपल साइज बढ़ाओगे, तुम 100 के बजाय इसको और बढ़ा दोगे, फिर और बढ़ा दोगे, फिर और बढ़ा दोगे, तो एक्यूरेसी इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट कैसे होगी? लेट से आगे एक सवाल अभी आएगा कि एक एस्ट्रोनॉमर ये मालूम करना चाहता है कि रात को 9 बजे जो उसके घर के ऊपर सितारा चमकता है उसकी मीन एवरेज ब्राइटनेस क्या होती है। एक एस्ट्रोनॉमर ये मालूम करना चाहता है कि रात को 9 बजे जब रोज वो छत पर जाता है और ऊपर आसमान में देखता है, आसमान में एक सितारा जो है वो चमक रहा होता है, और सितारे को चमकने के लिए एस्ट्रोनॉमर ने कोई मेजरिंग यूनिट बनाया हुआ है कि इतनी इसकी इतनी रोशनी है। अब उसको देखना है कि ये सितारा कितना चमकता है। अब वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन का केस है। क्यों? क्योंकि भाई वो मर जाएगा, सितारा तो वहीं रहेगा, उसका बच्चा आएगा वो भी छत पे देख रहा होगा, सितारा वहीं रहेगा। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के केस में आप जो सैंपल पिक करोगे उसको पॉपुलेशन तक लेकर नहीं जा सकते। पॉपुलेशन तो करोड़ साल है और आपने जो है वो, या 10 करोड़ दिन है और आपने जो है वो 100 दिनों के हिसाब से देखा कि यार इस सितारे की मीन ब्राइटनेस क्या है। लेकिन अगर लेट से वो अपनी वसीयत में और उसका बेटा अपनी वसीयत में और उसका बेटा अपनी वसीयत में और उसका बेटा अपनी वसीयत में लिख दे कि रोज रात को 9 बजे जाकर छत पर ये वाला काम तो करना है, और कयामत आ गई एक दिन, और उस दिन तक का हिसाब किताब अल्लाह ताला ने फिर उसको दिखाया कि देख यार तेरे बेटे और तेरी नस्लें ये करती हुई आ रही थी, तो ये वाकई में मैच कर रहा है रिजल्ट। सही है ना? ऐसी एक बात है, ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल है। लेकिन अगर वाकई में वो जो आपकी पॉपुलेशन है सैंपल साइज उसके करीब जाता रहे तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट बन जाता है। ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास अगर n छोटा n क्या है? सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। इतनी छोटी नहीं करनी, लंबी करनी है। सुनो जरा, अगर n इंक्रीज होगा, अगर n इंक्रीज होगा ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार क्या होता था? जवाब जो है ना उसकी चांसेस कम हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार का सिंबल ये था। सैम्पलिंग की चैप्टर पे x बार की एक लिस्ट बनी थी, उस x बार के लिस्ट की स्टैंडर्ड डिविएशंस को हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार कहते थे, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n। ठीक है। प्रॉपर्टी सैम्पलिंग के चैप्टर में जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, यानी कि अगर x बार की वैल्यूज जितनी भी होंगी उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन लोगे तो उसका आंसर उतना ही आएगा जितना पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n का आएगा।
या बातें ना करो, काइंडली बातें ना करो। देखो जब हमारे पास पॉपुलेशन 25 थी तो ये 8/5 आ रहा था। 8/5 कितना बनता है? 1.6। और अब ये 8/√100 यानी कि 8/10 आ रहा है, यानी कि 0.8 आ रहा है। और ये है क्या? देखो वापस से फॉर्मूले पर जाते हैं। हम जो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है? एक्स बार माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर √n लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर √n। ये यूज कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अगर हम ये यूज कर रहे हैं ना तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? एक्स बार माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। पिछली क्लास में सैम्पलिंग के चैप्टर में हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर √n इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। एक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एक ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तीनों में फर्क है। किन तीनों में? एस सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, एस सिग्मा और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। फर्क है ना। एस क्या होता है? एक सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल में क्या चार चीजें थी? 5 3 5 3 7 6 5 3 7 6 5 3 7 6 चार चीजें थी। उसमें से हम दो के सैंपल बना रहे थे, 5 5 5 3 5 7 5 6, ठीक है। 16 सैंपल्स बने थे विद रिप्लेसमेंट वाले केस में। अगर 5376 की बात करते हैं, अगर 5376 पॉपुलेशन है उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालेंगे तो वो सिग्मा। अगर 5376 में से दो का सैंपल निकालेंगे, मिसाल के तौर पे 55 का, उस 55 की एस की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी ना यार। अगर 55 का सैंपल बनेगा तो मीन 5 आई, सारी चीजें मीन के बराबर है तो एस 0। लेकिन स्टैंडर्ड एरर एक्स बार एस नहीं था। वो जो एक्स बार की 16 लिस्ट आ रही थी, 16 एक्स बार की वैल्यूज की लिस्ट आ रही थी, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एक्स बार कहते थे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एरर है। देखो ये चीजें डिफरेंट हैं, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार बोलते हैं। इसी तरह से मीन के केस में आपके पास पॉपुलेशन की मीन म्यू, सैंपल की मीन क्या थी? एक्स बार, और सारे जितने भी एक्स बार आ रहे हैं उसकी मीन क्या थी? म्यू ऑफ एक्स बार। और जो प्रॉपर्टी थी वो थी पॉपुलेशन की मीन सैंपल्स की मीन के बराबर होती है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर √n के बराबर होता है। लेकिन कौन से केस में? विद रिप्लेसमेंट, सॉरी हाँ विद रिप्लेसमेंट के केस में, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट के केस में जब हम 5 5 5 3 5 7 पिक कर रहे थे उस केस में। अदरवाइज क्या आता था? फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब वापस से आप लोग ये काम करो, बुक के पेज नंबर 288 पर आओ, ठीक है। कुछ हद तक देखो ये यार बातें ना करा करो प्लीज, देखो रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, हमने जब सैंपलिंग का चैप्टर किया था, अगर हामिद हकीम है तो पेज नंबर 288, तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने दो प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी कि अगर विद रिप्लेसमेंट होगा, चलो मैं स्टैंडर्ड एरर की ही प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर √n के बराबर होगा। और हमने ये पढ़ा था कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा
तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर के बराबर होगा। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं, यार अब कोई बात ना करे प्लीज, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो था अंडर रूट पॉपुलेशन का साइज माइनस सैंपल का साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का साइज -1। ठीक है, ये हमने विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो मैंने यहां पर वापस से मेंशन करे हैं। ठीक है, ये जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे हमने विद रिप्लेसमेंट वाले फॉर्मूले डिराइव भी किए थे। सही है, और आगे ये हाइपोथेसिस में भी आएंगे, ठीक है। देखो चीजें कनेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, चीजें कनेक्ट कर चलो। एक जुमला बस बोलूंगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, अभी उसके आगे अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम सैम्पलिंग ही एस्टिमेशन ही करेंगे। जुमला ये बोलता हूं कि जब तुम हाइपोथेसिस का सवाल करोगे, गौर से सुनना, जब तुम हाइपोथेसिस का सवाल करोगे तो तुम जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होगे ना, वो कर रहे होगे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। क्या बोला मैंने? जब तुम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सवाल करोगे तो फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा, लेकिन हो यूज रहा होगा विद रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, अब इसकी लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। देखो क्या बोला तुमने, जब तुम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे तो तुम फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, हो कौन सा यूज रहा होगा। ये एक जादू होगा, नहीं सेम नहीं है ना, डिफरेंट है ना। ठीक है, जब तुम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सवाल करोगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होगे, लेकिन हो यूज कौन सा रहा होगा, विद रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, अच्छा चलो अब सेकंड फॉर्मूला, सेकंड कंडीशन क्या थी, वापस से उस टेबल पर आए। स्टैंडर्ड डिवीएशन अगर पता है तो क्या करेंगे, z यूज, नहीं पता तो हम देखेंगे कि n 30 या 30 से ज्यादा है नहीं, अगर हाँ 30 या 30 से ज्यादा है तो z, और अगर कम है तो फिर हम t यूज करेंगे। t यूज करने की कंडीशन क्या है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी ना हो डेटा तो हम एस्टिमेशन कर ही नहीं सकते। देखो ये इसी तरह से है ना कि तब कभी तुम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, वो 0 किलोमीटर चलती है, बंद हो जाती है, बस पेट्रोल पंप से बाहर निकली बंद हो गई। कभी तुम पेट्रोल डलवाते हो 200-300 किलोमीटर चल जाती है, कभी तुम पेट्रोल डलवाते हो 25 किलोमीटर चलती है। तो भाई उसमें तो मैं कैसे एस्टिमेट करूं कि अगली बार पेट्रोल डलवाऊंगा तो कितनी चलेगी। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना टी के लिए जरूरी है। ऐसे थोड़ी है कि ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पता, बताओ कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे आईकेप के पेपर में। अगर आपके पास डेटा भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन में नहीं है, सैंपल साइज जो है उसमें भी मसला है, तो फिर आप जो है वो अपना एस्टिमेट नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब मैं आप लोगों को टी का एक सवाल करवाता हूं, यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक नई डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन एक नई डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन एक नई डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश प्लीज, बिल्कुल खामोश। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई। मैं पहले दोबारा से टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखता हूं। लेट से ये फॉर्मूला आपका x बार माइनस टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा n माइनस 1 इंटू एस ओवर अंडर रूट ऑफ n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा n माइनस 1 इंटू एस ओवर अंडर रूट ऑफ n। सही है। टी डिस्ट्रीब्यूशन तब अप्लाई होगा जब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता और सैंपल साइज भी 30 से कम है, तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे।
अब हम अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, लेट से मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि जो एक्स बार की वैल्यू है ना वो है 30.83। ये एक्स बार की वैल्यू आपको दे दी, लिख लो, साथ में लिखते रहो। उसके बाद मैं आपको एस की वैल्यू दे देता हूं, लेट से एस की वैल्यू जो है ना वो है 1.47, ठीक है। और आपके पास जो एन है वो है 6, सही है जी, एन आपके पास 6 है। इसके अलावा आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कॉन्फिडेंस लेवल है वो 99% है, तो अल्फा कितना है 1% है। ये डेटा आपको दिया हुआ, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू है, एस की वैल्यू है, एन की वैल्यू है। सिर्फ जो नई चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है, टी अल्फा अपॉन 2n-1 की जगह क्या आएगा। अभी तक हम कौन सा टेबल यूज कर रहे थे, जेड टेबल यूज कर रहे थे। अब हमें जेड टेबल यूज नहीं करना, अब हमें टी टेबल यूज करना है। टी टेबल यूज करने के लिए आपको एक तो अल्फा अपॉन 2 मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अल्फा अपॉन 2 कैलकुलेट करता हूं तो अगर अल्फा 1% है, तो अल्फा अगर 1% है तो अल्फा अपॉन 2 0.5% हुआ। 0.5% का मतलब हो जाता है 0.005, ठीक है ना। दूसरा n-1 यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका आ गया 6-1। 6-1 का मतलब क्या है 5। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया। आपके पास सैंपल साइज 6 था, 6-1 या 5 आ गया। अब आपने सबके पास हामिद हकीम की बुक है। अगर कोई एक जो है वो बंदा, यार ग्रुप पर भी पिक्चर भेज दो इसकी, टी टेबल की भी भेज दो, जेड की भी भेज दो। पेज नंबर 394 वाले जेड जो है उसकी पिक्चर भी भेज दो। कुछ लोगों के पास हो सकता है कि बुक नहीं हो, ठीक है। कौन भेज रहा है पिक्चर, कौन भेज रहा है, उमर तुम भेजो, है ना बुक। पेज नंबर 394 की पिक्चर भेजो ग्रुप पर, और साथ में पेज नंबर 396 की पिक्चर भी भेजो। पेज नंबर 394, पेज नंबर 394 जिस पर Z का टेबल है, और पेज नंबर 396, पेज नंबर 396 जिस पे T का टेबल है। कोई आपस में बात नहीं करेगा, बहुत सीरियसली इस बार मैं बता रहा हूं। किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टेबल पर फोकस कर मेरी बात समझ लेना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा और इसमें टेबल में रीडिंग करने में प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। देखो आपके पास 2 टेबल्स हैं, सही है ना। सबसे पहले हम जो है वो पेज नंबर जो 394 वाला हमारा टेबल है ना उसको दोबारा से देखते हैं। जब हम पेज नंबर 394 वाला टेबल यूज कर रहे थे, जब हम पेज नंबर 394 वाला जो टेबल है वो यूज कर रहे थे, तो पेज नंबर 394 वाले टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई होती थी लेफ्ट और ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली साइड्स पर जो है ना, हमें जो वैल्यूज दी हुई होती थी वो जेड की वैल्यूज दी हुई होती थी। और सेंटर में क्या होता था, सेंटर में हमारे पास एरिया होता था। यानी कि अगर मैं पेज 394 वाला टेबल यूज करता था, उस पर ये ऊपर यूं डायग्राम बना हुआ होता था, ठीक है। और इस तरह का ये टेबल बना हुआ है, यहां पर Z लिखा हुआ है। यहां पर फिर आपके पास जो है ना वो 0.1, 0.2, और यहां पर आपके पास 0.00, 0.01, 0.02। यानी कि जो आपके पास Z है ना, Z की वैल्यूज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दी हुई थी। और सेंटर में आपके पास क्या होता था, ये जो सेंटर वाला रीजन था इसमें आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता था। कभी आप Z से एरिया अंडर द कर्व पर जाते थे, कभी एरिया अंडर द कर्व से Z पर जाते थे, ठीक है। T का टेबल जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर एरिया अंडर द कर्व में फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 99% का कॉन्फिडेंस लेवल है और अल्फा जो है वो 1% है और अल्फा अपॉन 2.005 है, और लेट्स से मैं चलो एक एक्सरसाइज इसकी करता हूं।
मैं अगर यूं बोलूं कि अल्फा अपॉन 2.005 है ना, तो ये 0.005 हुआ, ये कितना हो गया 0.495, ये भी 0.005 हुआ, ये कितना हो गया 0.495। और अगर मैं ये z ढूंढने को बोलूं तो तुम 0.495 कहाँ ढूंढोगे, एरिया में, एरिया में 0.495 ढूंढोगे, एरिया में जब 0.495 ढूंढोगे तो z कितना 2.57 है ना। अभी हमने किया था ना ऐसा सवाल, ऐसे करते थे ना, यानी कि बीच में जो एरिया अंडर द कर्व होता था, ये भी एक बात है, एरिया अंडर द कर्व होता था, और वो जो एरिया अंडर द कर्व होता था वो कॉन्फिडेंस लेवल वाला होता था, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है z का टेबल। अच्छा देखो, जब हम टेबल रीड करते हैं ना, जब हम टेबल रीड करते हैं तो टेबल के टॉप पे जो डायग्राम बनी हुई होती है वो बताती है कि भाई टेबल कैसे रीड करना। जो पेज नंबर 394 वाला टेबल है उस पर ऊपर जो ग्राफ बना हुआ था, उस ग्राफ में जो एरिया शेड हुआ था, वो जहां पर सेंटर में z0 होता है और उसके आगे वाला एरिया कुछ हिस्से तक शेड हुआ था, तो वो ये बता रहा था कि नीचे जहां पे भी मैं एरिया दूंगा तो वो जहां पर z0 होता है और जो तुम z की वैल्यू देखोगे उसके बीच वाला एरिया बताऊंगा। इसीलिए पेज 394 पर जो z का एरिया आ रहा था मैक्सिमम वो 0.5 तक जा रहा था, उससे ज्यादा पर नहीं था, क्योंकि आधा रीजन मैक्सिमम कवर होगा ना। पेज नंबर 396 पर जो टी का टेबल है ना, उसमें सबसे पहले अगर मैं टॉप पर डायग्राम देखता हूं तो उस डायग्राम में जो है ना कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है, यूं ये डायग्राम है, ठीक है ना। सेंटर में टी 0 होता, साथ में एक एरिया शेड हुआ है। अब देखो पहली बात, ये एरिया जो शेड हुआ है ना, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड का एरिया शेड हुआ है, सिर्फ एक साइड का एरिया शेड हुआ है, सिर्फ एक साइड का एरिया शेड हुआ है। और इसको इसने क्या नाम दिया है प्यार से, अल्फा। सुनना जरा गौर से, देखो टेबल पे जो यहां पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स वाला एरिया शेड नहीं हुआ, सिर्फ एक कोना शेड हुआ है और उसको वो बोलता है ये मेरा अल्फा, ठीक है। मैं जब ये सवाल सॉल्व करता हूं, जिस तरह से मैंने अभी z वाला सवाल सॉल्व किया, तो मैंने z वाला जब सवाल सॉल्व किया तो मैंने अल्फा ओवर 2 लिखा ना, एक कोने में क्या लिखा, दूसरे कोने में भी अल्फा ओवर 2। भाई मैं क्या करता हूं, मुझे तो इंटरवल एस्टिमेट चाहिए, इंटरवल एस्टिमेट में मेरा जो अल्फा मुझे सवाल में दिया हुआ था उसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं, आधा हिस्सा बिल्कुल सीधे हाथ पर और आधा हिस्सा बिल्कुल उल्टे हाथ पर। तो अगर लेट से जो मुझे सवाल दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं अल्फा को तोड़ूंगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, अल्फा ओवर 2। और जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरी डायग्राम तो कुछ इस तरह से नजर आएगी, मैं बोलूंगा ये एरिया जो है ना ये अल्फा अपॉन 2 है, यानी कि 0.005 है। मैं बोलूंगा कि ये वाला एरिया भी जो है ना ये अल्फा अपॉन 2 है, यानी कि 0.005 है ना। मैं तो ऐसे सवाल करूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई सेंटर में ये पूरा ये 0.495 है, ये 0.495 है, ठीक है। जो हम 396 वाला टेबल यूज कर रहे हैं, देखो टेबल के ऊपर जो की होती है उसके हिसाब से आपने नीचे की रीडिंग करनी होती है। अब उसने इस तरह का डायग्राम बनाया, उसने अल्फा लिखा, उसने बोला कि जो नीचे अगर एरिया दिया हुआ होगा वो अल्फा का एरिया होगा। जेड के टेबल में वो अल्फा का एरिया नहीं होता था। जेड के टेबल को जब तुमने यूज किया, एरिया अंडर द कर्व ढूंढा, तो तुमने 0.495 ढूंढा या 0.005 ढूंढा, तुमने 0.495 ढूंढा, तुमने 0.005 नहीं ढूंढा। तुमने जेड के टेबल ने जो एरिया तुमने एरिया अंडर द कर्व ढूंढा, तुमने 0.495 ढूंढा, तुमने 0.005 ढूंढा नहीं, तुमने 1% नहीं ढूंढा, तुमने अल्फा पे काम नहीं किया था, तुमने कॉन्फिडेंस लेवल ढूंढा था। यहां पर वो बोलता है कि मैं नीचे जो एरिया दूंगा वो अल्फा का एरिया होगा। और फिर उसने क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ दी टी डिस्ट्रीब्यूशन कर एक टेबल बनाया और उस टेबल की कुछ इस तरह की शक्ल दी कि एक जगह पर डी एफ लिखा, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इसने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 7, ठीक है। तो ये तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, ये बड़ी आसान सी चीज है। सवाल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 से मिल जाएगा। n क्या होगा, सैंपल साइज, n-1 करोगे, जिस तरह से यहां पर अगर n जो है वो 6 है तो n-1 क्या है, 5 है। तो एक बात तो तय हो गई कि जो सवाल मैं कर रहा हूं उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 वाली लाइन में मुझे चीजें देखनी है। Z वाले टेबल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर लेफ्ट पे
Z आता था, ऊपर भी Z आता था, इसमें लेफ्ट पर यहाँ पर वर्टिकली जो है वो DF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा है, तो उसमें तो 5 पर चला गया मैं। अच्छा, टॉप पर आप अगर इस टेबल को देखोगे ना तो अल्फा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 0.10, फिर क्या लिखा हुआ है 0.05, फिर क्या लिखा हुआ है 0.025, ठीक है ना, इस तरह से, फिर 0.01 और फिर 0.005, ये वैल्यूज लिखी हुई है, नजर आ रही है, ठीक है ना। ये आपके पास 0.25 के बाद और आगे जाता है 0.01 और आगे जाता है 0.005, है ना। अब देखो यहां पर एक और बात समझने की ये है कि टेबल जो है ना, एक कोने के शेड हुए एरिया को अल्फा कहता है। टेबल एक कोने के शेड हुए एरिया को अल्फा कहता है। जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है वो इसको ए कहे, बी कहे, सी कहे, डी कहे, ई कहे, अल्फा कहे, बीटा कहे, गामा कहे, कॉन्फिडेंस लेवल बोले ये जो शेड हुआ होगा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। मैं उसको क्या बोलता हूं, मैं उसको अल्फा अपॉन 2 बोलता हूं। नाम का डिफरेंस है। जब मैं टेबल यूज करूंगा तो मैं अब 1% नहीं ढूंढूंगा, इसलिए क्योंकि अगर मैंने 1% ढूंढ लिया, मेरे हिसाब से 1% जो अल्फा होता है, मेरे हिसाब से अल्फा का क्या मतलब है, मेरे हिसाब से लेफ्ट और राइट साइड पर ब्रेक हुई हुई जो चीजें हैं उसका एडिशन अल्फा है। मेरे हिसाब से ओरिजिनली अल्फा कितना था, मेरे सवाल में 1% था ना। मेरे हिसाब से मेरे अल्फा का मतलब होता है उल्टे और सीधे हाथ के टोटल एरिया का सम। टेबल के हिसाब से सम का नाम अल्फा नहीं होता। टेबल के हिसाब से डायग्राम जो बना हुआ है उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि एक एरिया का नाम मैं अल्फा देता हूं, जिसको मैं अल्फा अपॉन 2 कहता हूं। मैं एक साइड को अल्फा अपॉन 2 कहता हूं, टेबल उसको अल्फा कहता है। बात समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना कि सवाल में अल्फा 1% दिया हुआ है तो तुम जो है वो टेबल से 0.01 ढूंढ लो। तुम क्या ढूंढोगे, तुम 0.005 ढूंढोगे। ऑल्दो यहां पे लिखा हुआ तुम्हें टेबल में अल्फा मिलेगा, लेकिन टेबल का अल्फा मेरा अल्फा ओवर 2 है। टेबल एक कोने वाले शेडेड एरिया को अल्फा कहता है, जिसको मैं अल्फा अपॉन 2 कहता हूं। तो इस हिसाब से मैं अगर 0.005 पर जाऊं तो क्या आंसर बनता है, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर 4.032 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5, और अल्फा टेबल का अल्फा जो कि मेरा अल्फा अपॉन 2 है वो 0.005, इस पे इंटरसेक्शन पे 4.032 आ रहा है। अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और ये लिखो 30.83 माइनस 4.032 मल्टीप्लाइड बाई 1.47 ओवर अंडर रूट ऑफ 6 लेस देन म्यू लेस देन 30.83 प्लस 4.032 इंटू 1.47 ओवर अंडर रूट ऑफ 6, और मुझे बताओ क्या बनता है 28.41 33.25, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा इस इंटरवल एस्टिमेट का। अब जरा आप लोग अपनी बुक निकाल लो, बुक से मुझे रीडिंग करनी है ये सारी चीज़ों की। अगर बुक नहीं है तो यार सीट्स चेंज कर लो, इस तरह से बैठ जाओ कि आप लोगों के पास बुक का एक्सेस हो। साथ तुम पीछे बैठ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ, तुम 3 लोग एक बुक शेयर कर लो। तुम दोनों के पास नहीं है बुक, दोनों के पास बुक एक बुक है, तुम दोनों के एक तुम्हारी मेरे पास, तुम्हारी पास नहीं होगी बुक। सीट्स आपस में चेंज करो यार, जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बैक साइड पे कितनी बुक्स है, तुम तीनों चारों के पास बुक्स है तो 1-2 आगे दे दो यार। तुम तीनों एक बुक इस्तेमाल करके एक बुक आगे दे दो इन लोगों को, ठीक है। यहां पर तुम लोगों के चारों के पास कितनी बुक्स है,